प्यारे विद्यार्थियों, मैं शिशपाल चौहान। आज मैं बीए सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए उनकी एक पोएम ऑड ऑन ग्रेशन अर्न लेके आया हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई पोएम है। और दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। इस पोएम की एक्सप्लेनेशन पे हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, और दिस इज सेकंड वीडियो ऑन दिस पोएम ऑड ऑन ए ग्रेशन अर्न। क्वेश्चन आंसर शॉर्ट और लॉन्ग हम पहले ही 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत पसंद आए होंगे। लेट्स प्रोसीड फर्दर। जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था हमारा, वो यहाँ पे समाप्त हुआ था कि जॉन कीट्स अर्न को हिस्टोरियन कहते हैं। ही कॉल्स द अर्न अ सिल्वन हिस्टोरियन. It can narrate the tales of the scenes carved on the outer sides of the urn better than the poet, since it stands in witness to the life experiences that took place in the forest, depicted by some artist on it. पोइट इस वजह से अर्न को सिल्वन हिस्टोरियन कहते हैं। सिल्वन इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट, और हिस्टोरियन जो व्यक्ति हिस्ट्री जानता हो किसी प्लेस की, किसी जगह की, अर्न को जंगल की हिस्ट्री जानने वाला बताया है। इसलिए कहा है इट स्टैंड्स फॉर द अर्न। अर्न के लिए इट यूज किया गया है कि ये जो अर्न है ये उन दृश्यों की कहानियां सुना सकता है। इन ए बेटर वे द टेल्स ऑफ द सीन्स कार्व्ड ऑन द आउटर साइड ऑफ इट इन ए बेटर वे देन द पोइट। तो पोइट से अधिक अच्छे तरीके से अर्न उन दृश्यों की, उन ऑर्डिनरी लाइफ एक्सपीरियंसेस की, लाइफ के ऑर्डिनरी जो दृश्य हैं जो अर्न पे कार्व किए गए हैं, उनकी कहानियां सुना सकता है। क्योंकि अर्न उस समय था जब वो सीन्स, जब किसी आर्टिस्ट ने वे दृश्य उस अर्न पे कार्व किए होंगे। The poet also considers the urn a powerful means of communication than his rhymes. और कवि अर्न को a powerful means of communication भी कहते हैं कि अर्न बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी कहानियां नरेट कर सकता है, जबकि उसकी अपनी कविताएं उन कहानियों को उतनी बेटर तरीके से नहीं बयां कर सकती। लाइन 5 to 10 लेके चलते हैं। What leaf-fringed legend haunts thy shape of deities or mortals or both? In Tempe or the dales of Arcady, what men or god are these? What maidens loth? What mad pursuit? What struggle to escape? What pipes and timbrels? What wild ecstasy? तो कवि इस तरीके से क्वेश्चन अपने आप से ही करते हैं और खुद ही उनके जवाब ढूंढते हैं। उनके क्वेश्चंस में ही उनके क्वेश्चंस का आंसर छुपा हुआ है। लेट्स सी द वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। लीफ फ्रिंज्ड का मतलब बॉर्डर्ड विद लीव्स। फ्रिंज झालर को बोलते हैं, बॉर्डर को बोलते हैं। ये जो अर्न है उसके जो बॉर्डर है, उसकी जो शेप है अर्न की, ये जो साइडें हैं, इन पे लीफ, पत्तों की कोई झालर बनी हुई है, कार्व की गई है बहुत अच्छे तरीके से। और लीजेंड मिथ होता है, जो कहानी सदियों से चली आ रही है, स्टोरी बीइंग टोल्ड जनरेशन आफ्टर जनरेशन। Dwells means lives, resides, inhabits, रहना। Tempe, it's a beautiful valley on the eastern coast of Greece. ग्रीस के ईस्टर कोस्ट पे, पूर्वी किनारे पे, ये टेम्पे नामक एक घाटी है, वैली है, बहुत सुंदर है। डेल्स वैलीज को कहते हैं, घाटियों को कहते हैं। आप इन घाटियों की तस्वीर देख रहे हैं। आर्केडी, ये आर्केडी है। आर्केडी या हम कहें आर्केडिया। दिस इज ए कंट्री फेमस फॉर इट्स पेस्टरल ब्यूटी। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, और इसे स्विट्जरलैंड ऑफ ग्रीस भी कहा जाता है। और ये टेम्पे है, ये वैली टेम्पे यहाँ पे घाटी है, और ये आर्केडी आप कह सकते हैं इसे। और मेडन्स मीन्स अनमैरिड गर्ल्स, लॉथ मीन्स अनविलिंग, रिलक्टेंट, हिचकिचाने वाले को रिलक्टेंट कहते हैं। डेटीज गॉड्स या गॉडेसेस, देवी देवता। मॉर्टल्स ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, जो नश्वर होते हैं, जिनके शरीर वो मॉर्टल्स होते हैं।
Let's have the explanation of the above lines. The poet's thoughts seem to run fast, focusing on one scene and the other in his excitement. ब्रिटिश म्यूजियम में जब कवि की दृष्टि अर्न पे पड़ी, इस ग्रेशियन अर्न पे पड़ी जो ग्रीस का बना हुआ है, ग्रीस कंट्री का बना हुआ अर्न है और ग्रीस कंट्री में बना हुआ अर्न है, तो उस पे दृष्टि पड़ी तो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कवि उस अर्न पे काव की गई सुंदर तस्वीरों को देख के कि वो एक के बाद एक दृश्य को देखे जाते हैं। उनके थॉट्स भी बहुत फास्ट चलते हैं, कभी एक दृश्य पे कभी दूसरे दृश्य पे, एक्साइटमेंट में, पूरे जोश में, उत्साह में। Now the poet attracts the reader's attention to the female shape of the urn that is bordered with leaves. अब कवि का ध्यान अर्न की शेप की तरफ जाता है, जो एक शेप इस तरह की बनी हुई है जो फीमेल शेप की झलक कवि को उस अर्न में आती है। आप जानते हैं अर्न कई शेप के अर्न होते हैं, ये इस तरह का बना हुआ अर्न था, ये कुछ इस तरह की शेप थी इसकी, और दैट इज बॉर्डर्ड विद लीव्स। इसकी ये जो शेप है, यहाँ पे लीव्स हैं, पत्तों की कलाकारी की गई है, पत्तों को चित्रण किया गया है यहाँ पे। और he questions to himself about what story is depicted in the pastoral background on the urn. और खुद ही वो क्वेश्चन करते हैं कि अर्न के ऊपर पेस्टरल बैकग्राउंड में, रूरल बैकग्राउंड में क्या कहानी डिपिक्ट की गई है, दर्शाई गई है। टेक्स्ट देख लेते हैं दोबारा। What leaf fringed legend haunts about thy shape of deities and mortals or both? Then he answers himself that it may be about gods who often came down in the valley of Tempe. और खुद ही वो इसका जवाब देते हैं और कहते हैं कि ये तो देवता हो सकते हैं जो टेम्पे वैली में अक्सर आया जाया करते थे, जैसी कहानी वहाँ की लीजेंड होगी, और लीजेंड के अनुसार ये कहानी है। द स्टोरी में बी अबाउट द मैन लिविंग इन द ब्यूटीफुल वैली कॉल्ड आर्केडिया। और ये भी हो सकता है कि ये कहानी आर्केडिया के लोगों की हो। आर्केडिया एक सुंदर घाटी है जिसमें लोग रहते हैं, तो उन लोगों से संबंध रख सकती है वो कहानी। The poet's mind haunts with such tales of men or gods or both, chasing in a state of hot passion some maidens who are reluctant and trying to escape from their clutches. और कवि के माइंड में ये कहानी घूम रही है, हॉन्ट कर रही है, जिसमें वो देखती है कि कुछ ऐसी कहानियां जो ताल्लुक रखती हैं, जो संबंध रखती हैं मेन, पुरुषों के साथ या देवताओं के साथ, या पुरुष और देवताओं दोनों के साथ, जिसमें कुछ देवता या कुछ लोग मेडन्स का पीछा कर रहे हैं इन ए स्टेट ऑफ हॉट पैशन, और मेडन्स आर वेरी रिलक्टेंट एंड द मेन और गॉड्स आर वेरी पैशनेट टू किस देम। द पोएट कॉल्स इट ए मैड परसूट। कवि इसे मैड परसूट का दर्जा देते हैं, इसे मैड परसूट कहते हैं, क्योंकि द मेन और द गॉड्स आर चेजिंग वीमेन हु आर नॉट विलिंग टू गेट किस्ड बाय देम। वो उनकी इच्छा के विपरीत उन्हें किस करना चाहते हैं, therefore the poet calls it a mad pursuit. Then suddenly the poet's attention shifts to the musicians producing sweet music with their pipes and timbrels. फिर अचानक कवि का ध्यान म्यूजिशियंस की तरफ जाता है, संगीतकारों की तरफ जाता है, जो कि अपने पाइप्स पे या टिम्ब्रल्स, नगाड़ों पे, कुछ संगीतकार नगाड़े बजा रहे हैं, उनमें से कुछ लोग पाइप्स पे कोई मधुर धुन निकाल रहे हैं। द पोएट कॉल्स इट ए वाइल्ड इकस्टसी। इन म्यूजिशियंस को देख के और नगाड़े बजाने वालों को देख के कवि इन्हें वाइल्ड इकस्टसी कहते हैं कि दे वर lost in the extreme pleasure of creating sweet music by playing upon the pipes and timbrels. It seems that the poet does not approve of the violent passion shown by the lovers towards the maidens who do not want to be kissed by them. ऐसा प्रतीत होता है कि कवि अपनी सहमति प्रकट नहीं करते उन पुरुषों के द्वारा या उन देवताओं के द्वारा कुछ मेडन्स का पीछा किया जा रहा है, तो इस एक्टिविटी को वो अप्रूव नहीं करते, अच्छा नहीं समझते, एंड ही कॉल्स इट ए मैड परसूट बिकॉज दे वर चेजिंग यंग गर्ल्स हु वर नॉट विलिंग टू गेट किस्ड बाय देम। Line 11 to 12. Heard melodies are sweet
but those unheard are sweeter. Therefore, ye soft pipes play on, not to the sensible ear, but more endeared pipe to the spirit dicties of not on. Let's say the word meaning. मेलोडीज का मतलब क्या होता है? स्वीट सॉन्ग्स। और endeared means admired, cherished, enjoyed. Ditties, songs. This stanza contains the most पॉपुलर लाइन्स कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने जितनी भी पोएम्स लिखी और लाइन्स कंपोज्ड की हैं पोइट्री की, उनमें से बेहतरीन लाइन्स हैं ये। बहुत कोट होती और कॉम्प्रिहेंशन या रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए ये स्टैंजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हियर द पोएट कंपेयर्स द म्यूजिक that we hear through our ears and the one that we hear through our sense of imagination। यहाँ कभी दो तरह के म्यूजिक को कंपेयर करते हैं। एक म्यूजिक जो हम अपने कानों के साथ सुनते हैं, फिजिकल सेंसेस के साथ सुनते हैं, जब हम रियल में कोई संगीत सुनते हैं, और एक म्यूजिक जो कल्पना के माध्यम से आप अपने दिमाग में उसको रिलीज करते हैं, उस संगीत को सुनते हैं, तो दोनों तरह के म्यूजिक को वो कंपेयर करते हैं। He says that music heard through the imagination is always sweeter than the music we hear physically through our ears। तो कहते हैं कि जो संगीत हम कानों के थ्रू सुनते हैं, फिजिकली सुनते हैं, वो इतना अच्छा नहीं है जितना कि अनहर्ड म्यूजिक है जो हम अपने कल्पना के माध्यम से सुनते हैं। Here again the poet asserts imagination's superiority over physical reality। और यहाँ फिर कवि कल्पना को फिजिकल रियलिटी से ऊपर दर्जा दे देते हैं और कल्पना को बेहतर मानते हैं, वर्क ऑफ आर्ट को बेहतर मानते हैं। Lines 15 to 20। Fair youth, beneath the trees thou canst not leave thy song, nor even can those trees be bare. Bold lover, never, never canst thou kiss, though winning near the goal. Yet do not grieve, she cannot fade, though thou hast not thy bliss. Forever wilt thou love, and she be fair। तो beneath का मतलब नीचे होता है और बेयर का मतलब विदाउट लीव्स है, यहाँ ट्रीज के लिए यूज किया गया बिना पत्तों के। और ग्रीव का मतलब दुखी होना, फेड का मतलब मुरझाना, डिसअपियर होना, कम हो जाना, और ब्लिस का मतलब आशीर्वाद, आनंद, अलौकिक आनंद से मतलब है। Let me explain the lines now। In the above lines, the poet shifts his attention on a lover who is singing a sweet song। इन पंक्तियों में कवि अपना ध्यान एक प्रेमी की तरफ करते हैं, शिफ्ट करते हैं, और यह प्रेमी एक वृक्ष के नीचे बैठ के एक मधुर गीत गा रहा है और अपनी धुन में खोया हुआ है। The poet says that he will always continue singing his song। कवि कहते हैं कि तुम हमेशा हमेशा के लिए अपना गीत गाते रहोगे। The trees will also remain green with their leaves। और वृक्ष भी हमेशा हमेशा के लिए ग्रीन रहेंगे, सदाबहार रहेंगे। The bold lover will never be able to kiss his beloved। और जो साहसी प्रेमी है वो अपनी प्रेमिका को कभी भी किस नहीं कर पाएगा। Yet he is so much near his goal। यद्यपि अपने लक्ष्य के वो बहुत ही करीब है। At the same time, the poet consoles the lover that he need not grieve। और जब वो ये बात कहते हैं कि प्रेमी अपनी प्रेमिका को कभी भी किस नहीं कर पाएगा, यद्यपि वो अपने लक्ष्य के बहुत करीब है, और उसी वक्त वो प्रेमी को कंसोल भी करते हैं, सांत्वना देते हैं कि तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। His beloved will always remain young। तुम्हारी प्रेमिका सदैव नौजवान रहेगी। तो he will never be able to enjoy the bliss of kissing her। यद्यपि वह प्रेमी अपनी प्रेमिका को किस करने का जो आनंद होता है उसको कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। His passion of love will ever remain the same and she will always remain beautiful। और प्रेमी का पैशन, जो प्यार का पैशन है अपनी प्रेमिका के प्रति, वो सदैव जीवित रहेगा, उसी इंटेंसिटी में रहेगा, और उसकी प्रेमिका सदैव सुंदर रहेगी, नौजवान रहेगी। In the above lines, the poet appreciates the real moments of life arrested in the carvings made on the urn।
इस तरह से कभी जो रियल लाइफ की ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस हैं, साधारण से तजुर्बे हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, और वो घटनाएं जो इस वर्क ऑफ आर्ट में अर्न में कैद हो चुकी हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। सो दे हैव अचीव्ड परमानेंस। इस तरह से वो सभी घटनाएं जो सामान्य घटनाएं थी लाइफ की, वो सारी परमानेंस अचीव कर लेती है। दैट्स वाई द सॉन्ग ऑफ द लवर विल एवर कंटिन्यू। और इसी वजह से जो गीत है प्रेमी का, वो हमेशा के लिए कंटिन्यू रहेगा। द ट्रीज विल नेवर शेड देयर लीव्स। वृक्ष अपने पत्तों को कभी नहीं गिराएंगे। द बोल्ड लवर विल नेवर बी एबल टू किस हिज बिलवेड। और साहसी प्रेमी अपनी प्रेमिका को कभी भी किस नहीं कर पाएगा। बट ही विल ऑलवेज कीप ऑन लविंग हर। और वो अपनी प्रेमिका को सदैव प्यार करता रहेगा। एंड शी वुड ऑलवेज रिमेन फेयर एंड ब्यूटीफुल। और वो हमेशा, उसकी प्रेमिका हमेशा सुंदर रहेगी। द लवर्स पैशन विल ऑलवेज रिमेन इंटेंस। और प्रेमी का जो पैशन है, जो तीव्र भावना है, वो उसी इंटेंसिटी में रहेगी, उसी गहराई गहराई में रहेगी। एंड हिज बिलव्ड विल आल्सो रिमेन यंग एंड ब्यूटीफुल। और उसकी प्रेमिका भी नौजवान रहेगी। बट इन रियल लाइफ, परंतु वास्तविक जीवन में, these scenes remain ordinary experiences। ये दृश्य सामान्य दृश्य होते हैं। एंड आर ऑलवेज टेम्परेरी इन नेचर। और ये क्षण भंगुर होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, परमानेंस इनमें नहीं होती। ना परफेक्शन होती है, ना परमानेंस होती। So dear students, in this manner this video lecture 2 ends up here on the explanation of the poem Ode on a Grecian Urn. I shall come up with a third video on the explanation of this poem. Till then, have a nice day. Thank you very much. Keep on watching, liking and sharing my videos with your friends, and please do not forget to subscribe to my channel.